बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। या तो खुद बदल जाओ या वक्त को बदल दो, परिस्थितियों को कभी कोसने की जरूरत नहीं है। जब पेपर देकर के निकलते हो ना, तो ये कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि पेपर टफ था या मेरी है ना पेपर टफ था या ऐसा हो गया। वो जो परिस्थितियां जो बनी उन परिस्थितियों को बनाने की जिम्मेदार भी हम हैं। तो बस जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थितियों से लड़ना है, उनसे कुछ नई चीजें सीखनी है और उसके बाद जुड़ जाना अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि एक हार कभी जिंदगी की हार नहीं हो सकती। एक हार एक छोटी सी घटना है और वो हमें सिखाती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीते ही सिखा के जाती है। अब आज की सुर्खियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलो अब करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज है पहला प्रश्न, 16वीं राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र कब से प्रारंभ किया गया? इसकी शुरुआत कब से हो गई? तो बेटा इसकी शुरुआत हो गई आपके 28 जनवरी से। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब आता है। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं राजस्थान विधानसभा। जी हां, यहां पर आ जाएगी आपके राजस्थान विधानसभा। और ये तो आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा की बात करें, कौन सी विधानसभा है? ये 16वीं राजस्थान विधानसभा है। और 16वीं विधानसभा की यदि हम सत्रों की बात करें, सत्र का मतलब है कि इस विधानसभा के अंदर बैठक होती है, उस बैठक के अंदर हमारे विधायक महोदय वो वहां पे जाते हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार के द्वारा जवाब दिया जाता है या जनता की आवाज उठाई जाती है। ये अलग बात है, आप लोग अच्छे से समझते हो कि भैया कैसी आवाज उठती है और कैसी नहीं उठती, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कहना ये पड़ेगा कि हमारे महोदय, हमारे विधायक साहब वहां पे जाते हैं और जनता के सुख दुख की बातें वहां पर उठाते हैं, जनता की जो आ रही समस्या है उनके बारे में वहां पे उठाते हैं और मतलब जनता के बारे में सब बातें कहते हैं कि जी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा सब। जी भाई, ओके, ये बात यहां से आ जाती है। तो इसका सत्र की बात करें, इसका पहला जो सत्र आया था, फर्स्ट सत्र की बात करें मेरे को, पहला सत्र कब आया था? 20 दिसंबर 2023 से। ये आया था आपके 20 दिसंबर 2023 से लेकर के और कब तक था? ये था आपके 8 फरवरी 2024 तक। ये था आपके 8 फरवरी वर्ष 2024 तक। और इसके अंदर ये भी बता दूं, इसके अंदर टोटल 8 बैठकें हुई थी। इसके अंदर टोटल 8 बैठकें हुई। ठीक है गुरुजी, ये हो गया। उसके बाद में इसका सेकंड सत्र की बात करें गुरुजी, इसका दूसरा सत्र कब आया? तो मेरे गुरु इसका सेकंड सत्र 3 जुलाई 2026 से, 3 जुलाई 2024, 3 जुलाई 2024 से लेकर और ये आया था आपके अगस्त 2024। कौन सा अगस्त था? 6 अगस्त 2024, 6 अगस्त 2024। और इसके अंदर टोटल 22, ये रह गया क्या? टोटल 22 जो बैठक है वो यहां पर हुई थी। टोटल 22 बैठकों की बात करें, टोटल इसके अंदर 22 बैठक यहां पर हुई थी। और उसके बाद में इसके तीसरे सत्र की बात करें गुरुजी, इसका तीसरा सत्र कब आया? तो मेरे गुरुजी इसका तीसरा जो सत्र आया था ये 31 जनवरी 2025 से। ये कब आया था? ये आया था आपके 31 जनवरी वर्ष 2025 से लेकर के और कब तक चला था? ये चला था आपके 24 मार्च 2025, 24 मार्च 2025 तक, 24 मार्च 2025। और इसके अंदर कुल मिलाकर के हुई थी आपके 24 बैठक। इसके अंदर कुल मिलाकर के हुई थी आपके 24 जो बैठक है वो यहां पर हुई थी। ठीक है भाई, ये भी यहां से हो जाएगा। चलो उसके बाद में यहां से हम बात करें, उसके बाद में इसका चौथा सत्र जो आया, चौथे सत्र की बात करें, ये आया था आपके 1 सितंबर 2025 से। हाँ भाई देख लूंगा, पोखरण वाला भी देख लूंगा। 1 सितंबर 2025 से, 1 सितंबर वर्ष 2025 से लेकर के और ये जो चला था, ये सत्र थोड़ा सा छोटा था और ये चला था आपके 10 सितंबर 2025 तक, 10 सितंबर वर्ष 2025 तक आया। और अब इसी राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आता है, 5th सत्र की बात करें। और ये जो 5वां सत्र है इसी को कहा गया आपका बजट सत्र कहा गया। बजट सत्र का मतलब है कि इसी सत्र के अंदर हमारे यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा, इसी के अंदर हमारे यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा और इसीलिए इसको क्या कहा गया? बजट सत्र कहा गया। अब प्रश्न तो यहां से आता है कि गुरुजी ये बजट सत्र था तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो मेरे गुरुओं याद रखना, एक तो यहां से आ जाता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत हुई थी 28 जनवरी वर्ष 2026 से इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत के अंदर सबसे पहले आपके यहां पर आ जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण जब हम पढ़ते हैं ना, राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल क्या कहता है कि सत्र की शुरुआत के समय अभिभाषण देता है और सत्र शुरुआत की बात करें और सत्र आहूत करने की जो शक्तियां होती है वो किसके पास होती हैं? ये होते हैं आपके राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल का अभिभाषण यहां पर हुआ और ये अभिभाषण लगभग 1 घंटा 24 मिनट और 23 मिनट का था। 1 घंटे का 1 आवर 24 मिनट्स और 23 सेकंड का इन्होंने यहाँ पर, सेकंड की बात करें, यहाँ पर इन्होंने अपना अभिभाषण दिया। और मेरे गुरुओं एक मुद्दा यहां से आ जाता है कि ये जो बजट सत्र है इसी में कहा गया कि यहां पर आपकी की जाएगी बजट पेश। यहीं पर क्या होगा आपका बजट पेश। और ये बजट पेश कब किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके 11 फरवरी। इसका मतलब है 11 फरवरी को आपके आने वाला है बजट। और ये जो 11 फरवरी को जो बजट आएगा जिसके इंतजार आपको है वर्ष 2026 के अंदर नौकरियों का, वो नौकरियां यहां पर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि यहां से राजस्थान विधानसभा की बात करें, कौन सी है? 16वीं विधानसभा आती है। और एग्जैक्ट शायद 2025 के अंदर किसी एग्जाम में आया भी था, सत्रों को लेकर के आया था ना कि भाई पहला सत्र क्या था, दूसरा सत्र क्या था, तीसरा सत्र क्या था, चौथा सत्र क्या था। शायद ये किसी एग्जाम में आया था, आई थिंक फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में आया था। और मेरे बच्चों ऐसे पर्सन आते भी हैं, सिलेबस में आएगा भाई करंट अफेयर्स। तो यहां पर पहला सत्र 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 8 फरवरी 2024 को, जिसमें 8 बैठकों का आयोजन किया गया था। सेकंड सेशन आया था 3 जुलाई 2024 से लेकर के 6 अगस्त 2024 को, इसमें 22 बैठकें आई थी। तीसरा सेशन आया था 31 जनवरी 2025 से लेकर के 24 मार्च 2025 तक, जिसके अंदर आपके आई थी 24 बैठकें। चौथा सत्र आया था 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर 2025 तक। और इसके अलावा पांचवा जो सत्र यहां पर आ जाता है, इसके पांचवें सत्र की बात करें, इसकी शुरुआत हो गई 28 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ और 1 घंटा 24 मिनट और 23 सेकंड का इन्होंने पूरा अपना अभिभाषण दिया। और इसी में कहा गया आपका बजट पेश किया जाएगा। तो यही आपका बजट सत्र आ जाता है। और बजट पेश किया जाएगा, कौन सा बजट है ये भी याद रखना, 2025-26 का बजट जो है वो अभी यहां पर पेश किया जाएगा। बस इतनी सी बात यहां पर आती है और कुछ भी नहीं है। तो मेरे बच्चों ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलें आगे।
ओके भाई, जी 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 जी, राम 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 राम। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक तो ये हो गया, उसके बाद आगे चले यहाँ से। ये रहा यहाँ से सबका साथ सबका विकास की नीति पे चलते हुए हमने सबका विश्वास हासिल किया। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण के दौरान कहा, ये यहाँ से आ जाता है, जी हाँ। और 1 घंटे 21 मिनट यहाँ, अच्छा 1 घंटे, इसके अंदर 1 घंटे 21 मिनट लिखा, अखबार के अंदर लिखा हुआ है 1 घंटा और 24 मिनट। अखबार में लिखा हुआ था 1 घंटा 24 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ आपके 1 घंटा 21 मिनट। चलो आगे देखें। उसके बाद में ये आ जाता है इसका इंग्लिश वर्जन, व्हेन वाज द 5th सेशन ऑफ द 16th राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्टेड, तो आ जाएगा आपके 28 जनवरी 2026। चलो अगले की बात करें। अगला प्रश्न यहाँ पर, देहरादून में ICFRE वाइल्ड लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया, तो नाम आ जाएगा नरेंद्र कुमार सारदा। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब मेरे गुल्लो। अब याद रखना आपके यहाँ से प्रश्न खतरनाक है। यदि मैं भारत की बात करूं, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर 2 बड़ी इंस्टीट्यूट आती हैं। एक इंस्टीट्यूट आता है ICAR। ICAR का मतलब है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मतलब आता है आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, एग्री रिसर्च के नाम से आ जाता है। और आपको यहां से बताना इसके तहत राजस्थान में इंस्टीट्यूट कौन कौन सी आती हैं। एक प्रश्न तो यहां से आता है कि यदि ऐसा पूछा जाए कि ICAR के तहत राजस्थान में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आती हैं, और एक प्रश्न मैं आपको यहां से और बना देता हूं कि ये जो आपके ICAR है ना, इसी ICAR के निदेशक कौन है। ये तो प्रश्न बन गया यहां से ICAR का कि गुरुजी ICAR है और इस ICAR की फुल फॉर्म क्या है, और इस ICAR के तहत राजस्थान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं 5-6, वो तो आप लोग बता ही दोगे। उसके बाद में यहां से आ जाता है इसी भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूट और आता है, इसका नाम है ICFRE, और इसका मतलब है इंडियन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म आती है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। ये आपके ICFRE, और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय आ जाता है देहरादून के अंदर। गुरुजी इसका मुख्यालय है आपके देहरादून के अंदर। और ये जो ICFRE आती है ना, इसी ICFRE की बात करें, इसके तहत हमारे राजस्थान में, ये इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और क्षेत्रीय कार्यालय हमारे राजस्थान के अंदर भी है। और पता है इसका क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में किस रूप में, वो है आपके आफरी, AFRI। तो ये प्रश्न आ जाता है कि आफरी किसके अधीन आती है, तो आफरी जो आती है ये ICFRE के अधीन आती है। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, आफरी किसके अधीन आती है, तो मेरे गुरुओं आफरी किसके अधीन आती है, ये आते हैं IFCRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अधीन आती है। आफरी की बात करें गुरुजी, आफरी क्या है, तो पहली चीज तो आफरी की बात करें, इसका पूरा नाम आता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें। एक यदि पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है आफरी का, तो इसका मुख्यालय मेरे गुरुकुल आपके जोधपुर के अंदर ही है। और एक आ जाए कि गुरुजी इस आफरी की स्थापना कब हुई, आफरी की स्थापना तो ये हुई थी आपके जनवरी 1988 के अंदर। आफरी की स्थापना कब हुई, जनवरी 1988 के अंदर। अब ये जो ICFRE है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ICFRE, ये जो ICFRE है, इसके द्वारा यहां पर एक अवार्ड दिया जाता है, इसके द्वारा एक अवार्ड आता है, उस अवार्ड का नाम है लाइफ टाइम, जिसका नाम है लाइफ टाइम मेरिटोरियम की बात करते हैं, मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 दिया गया, सर्विस अवार्ड 2025 की बात करें। और ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपके नरेंद्र कुमार सारदा को दिया गया, नरेंद्र कुमार सारदा। और नरेंद्र कुमार सारदा का संबंध किसके साथ आता है, तो इनका संबंध आता है आफरी जोधपुर के साथ। यदि आफरी जोधपुर के किस व्यक्ति विशेष को ICFRE के द्वारा लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड दिया गया, तो यहां से मैंने 2 चीजें बता दी यहां पर जी, यहाँ पे 2 चीजें मैंने बता दी। एक तो होता है आपके ICAR, अब इसकी भी चर्चा करेंगे, और ICFRE ये है क्या, इसका मुख्यालय कहां पर है, और इसके अंतर्गत एक तो क्षेत्रीय कार्यालय आ जाता है साहब, इसका राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय आफरी के रूप में, और आफरी क्या है, इसका मुख्यालय कहां पर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी चर्चा कर ली। 1987 नहीं है मेरे गुरुकुल, 1988 है, पहले 1985 आता था। उसके बाद में जब हम लोग इसको अपडेट जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पढ़ते थे तो 1987 आया, और उसके बाद में ये यहीं पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया 1988। तो आपको क्या याद रखना है, 1988 साहब। चलो, और इसी ICFRE के द्वारा लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड दिया गया 2025 किसको, नरेंद्र कुमार सारदा को, जो कि आपके आफरी जोधपुर से संबंध रखते हैं। अब यहां से आ जाते हैं थोड़ा सा जी, अब यहां से आ जाते हैं गुरुजी ICAR, और राजस्थान में ICAR की कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आती हैं। जैसे मैं कहूं आपके काजरी, KCAZRI, काजरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और एक काजरी किसके अधीन आती है गोलगलो, ये आती है आपके ICAR के अंदर। दूसरे यदि मैं बात करूं आपके यहां से एक आ जाएगा, एक आता है ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, ये आपके जोहड़बीड़ में है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। ये जो बात करें ये भी आपके इसी ICAR के अधीन आता है। एक आता है राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय मरु बागवानी संस्थान की बात करें, जो कि अपने बीकानेर के अंदर है। ये भी किसके अधीन आती है, ये भी आपके ICAR के अधीन आती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहां से एक आता है आपके सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करूं, सरसों अनुसंधान केंद्र, और मेरे गुरुकुल सरसों अनुसंधान केंद्र जो आपके सेवर भरतपुर के अंदर है, वो भी इसी के अधीन आता है। तो एक आ जाएगा राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र,
अनुसंधान केंद्र की बात करें जो कि अपने तबीजी के अंदर है और तबीजी पड़ती है अजमेर के अंदर, ये भी किसके अधीन आता है, आईसीआर के। और एक आ जाता है हमारे यहाँ पर भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात करें जो कि अपना है कहां पर, अविका नगर में, अविका नगर। और ये कहां पड़ता है, आपके टोंक के अंदर, यहां पर आ जाता है। तो यहां पर याद रखना ये जो इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर, ये सबकी सब आईसीएआर के अधीन आती है और अपनी आफरी जो है ये आती है आपके आईसीएफआरई के अधीन। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर याद रखना है और ये चीजें पता होनी भी चाहिए। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो शायद इस लेवल की जाकर के तो पढ़ते होंगे, पढ़ी होगा ना, इतना तो पढ़ा होगा मेरे बच्चों, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा आईसीआर के अधीन कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आती हैं, पता है कि नहीं पता जी, आईसीआर के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, ऐसा पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा जी। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके निदेशक है तो इसके निदेशक कौन थे भाई, बताओ दिखा, उनका संबंध जोधपुर से आता है। ये मैं आप लोगों से इंतजार करूंगा क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है कि आईसीआर के निदेशक की बात करें, आईसीआर के निदेशक कौन है, एमएल जाट, उनका नाम आ जाएगा आपके एमएल जाट जो है वो इसके निदेशक है। चलो तो ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत शानदार वाला पर्सन है जी हाँ, और आपकी कॉपी में होना भी चाहिए। हो जाए स्क्रीनशॉट, ओके भाई, आवा के सरपंच का पर्सन नहीं ले लेंगे बेटा, कल ले लेंगे जी। ज्योग्राफी पढ़ा है ना ये, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो जी, आगे देखते हैं सब। नेक्स्ट आपके यहां से इसका अफ्रीका शारदा का लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा हु वाज ऑनर्ड विद द आईसीएफआरई लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड 2025 इन देहरादून। तो नाम आ जाएगा नरेंद्र कुमार शारदा, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो मेरे गुगल उसके बाद राज्य में दूध का दूध और पानी का पानी अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया, तो ये आ जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें, ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। ये पर्सन भी बड़ा खतरनाक है और इसमें भी बहुत सारी बातें हमें पता लगने वाली है जी। क्या क्या, सबसे पहले यदि मैं बात करूं हमारे यहां पर आ जाता है राजस्थान डेयरी विकास निगम। राजस्थान में एक आता था डेयरी विकास निगम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ाई होगा। राजस्थान डेयरी विकास निगम की बात करें गुलगुलो, और डेयरी विकास निगम इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। चलो अच्छी बात है सब। उसके बाद में इस डेयरी विकास निगम का नाम परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तन हो गया और इसका नाम परिवर्तन क्या बन गया, आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ, इसका नाम क्या बन गया, आरसीडीएफ। और ये आरसीडीएफ कब आया, 1977 के अंदर। अच्छी बात है सब। अब ये जो आरसीडीएफ है, इसी आरसीडीएफ के द्वारा हमारे यहां पर एक कार्यक्रम का संचालन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन, गुरुजी कौन सा कार्यक्रम है और कब से कब चलाया गया और इसके तहत होगा क्या, है ना सर, कौन सा कार्यक्रम था, तो बेटा इसका कार्यक्रम था दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी की बात करें, यह कार्यक्रम यहां से चलाया गया। दूसरा यहां से आता है कि गुरुजी ये जो दूध का दूध और पानी का पानी जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की अवधि क्या है, तो बेटा इसकी अवधि 10 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी, जी हां 10 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी वर्ष 2026 इसकी अवधि थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि इस कार्यक्रम के तहत क्या कहा गया था, क्या होगा भाई, दूध का दूध और दूध पानी का पानी था। और गुरुजी हाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र से और भरतपुर में इसके तहत क्या था, तो इसमें कहा गया था कि निःशुल्क दूध जांच के अंदर निःशुल्क दूध जांच की जाएगी, निःशुल्क दूध की जांच की जाएगी। अर्थात हमारे यहां पर क्या हो रखा है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, घर में भी बात चलती होगी कि मेरे भाई हमारे यहां पे जितने दूध का उत्पादन होता है उससे दुगना दूध तो हमारे यहाँ खपत होता है। हमारे यहाँ दूध खपत होता है 100 लीटर और दूध का उत्पादन है 50 लीटर। तो 50 लीटर कहां से आया, या तो दूध में पानी मिलाया जाता है या फिर घर के ऊपर केमिकल से दूध तैयार किया जाता है। और कई बार देखना आप लोग है ना, घर पे रीठा शैम्पू वगैरह मिला करके दूध तैयार कर सकते हो। तो सरकार ने कहा दूध का दूध और पानी के पानी, तो जिसको लगता है कि भैया यहाँ पे दूध में कुछ गड़बड़ है, केमिकल लगे हुए हैं, तो आप आरसीडीएफ या आपके पास नजदीकी जो सरकारी जो डेयरी है वहां पे जाकर के दूध के दूध और पानी के पानी के तहत अपने दूध के सैंपल को जांच करवा सकते हो। पढ़ा है सर, बहुत बढ़िया। सैंपल की जांच करवा सकते हो कि पानी है कि दूध है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये कार्यक्रम 10 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक था और इसमें निःशुल्क दूध जांच की बात की गई। तो किसके द्वारा, ये आरसीडीएफ के द्वारा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा। अब गुरुजी यहाँ पे 2-4 नाम और हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है, एक तो नाम आता है रिको का, एक नाम तो आता है रिको। यदि इसकी बात करें गुरुजी, इसकी स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले इसकी स्थापना आ जाती है 1969। रिको की स्थापना कब हुई थी, 1969। क्या करा गुरुजी आप स्क्रीन को बिल्कुल, क्या करा गुरुजी बाबा भैया, अरे मुझे दिक्कत होती है, मुझे ऐसे दिखता नहीं है, फिर मुझे बहुत गौर करना पड़ता है, मुझे ऐसे चलते कमेंट्स नहीं दिखते से, फिर मैं देखता हूँ कि क्या लिखा, तो मुझे पढ़ने में टाइम लग जाता है। मेरे से यहाँ मैंने देखा बहुत सारे फैकल्टी जो है ना, टीचर हैं या स्टाफ वाले ना, मोबाइल पर टप टाइप करते हैं। मेरे से नहीं होता टाइप, मैं एक को अंगुली से टाइप करता हूँ ऐसे, और वो जी, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, और वो यूं मेरे को देखना पड़ता है क्या है। जी हाँ, अब यहां पर आता है कि रिको की स्थापना कब हुई, 1969 में। और जब रिको की स्थापना हुई थी 1969 में, तब इसका नाम था राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RSIMDC। तब इसका नाम क्या था, RSMIDC। और बाद में इसका विभाजन किया गया, बाद में इसका विभाजन हो गया 1979 के अंदर। और विभाजन होने के बाद में एक तो बन गया आपका रिको, एक तो क्या बन गया रिको, और एक बन गया आपके RSMDC। जी हाँ, और इस रिको ने स्वतंत्र रूप से कार्य जो प्रारंभ किया, ये कार्य प्रारंभ किया आपके 1 जनवरी 1980 से। यदि आ जाए रिको की स्थापना कब हुई, तो रिको की स्थापना कब हुई, आपके एक ऑप्शन आए जनवरी 1980, तो कर देना जनवरी 1980।
ठीक है। और यदि आ जाए 1969 तो कर देना 1969, और दोनों आ जाएं तो फिर रिको जो नाम आया था ये 1 जनवरी 1980, तो यहीं से आपको रिको का कार्य प्रारंभ यहीं से प्रारंभ हुआ था, तो आपको रिको की स्थापना यहीं से माननी पड़ेगी। और रिको जो है ना ये राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्थान है। रिको की बात करें ये है क्या, तो ये राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी इकाई है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की, जी हां, औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो उसका नाम है रिको। और राजस्थान में औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास ही करता है। सर जी शुद्ध ओएमआर की और अशुद्ध ओएमआर का पेपर अभियान कब होगा? ये तो भैया हो लिया, हम लोगों ने कुछ तो किया नहीं। कुछ हम लोग करते, शायद बाड़मेर के अंदर जरूर इस ओएमआर को लेकर के सीबीआई जांच को लेकर के आंदोलन हुआ। इसके अलावा मुझे कहीं कोई खबर नहीं थी कि राजस्थान के अंदर ये जो ओएमआर का घपला हुआ है इसको लेकर के सीबीआई जांच को लेकर के किसी ने आंदोलन भी किया हो। ना बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना किसी दूसरे नेता ने। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहानी है? इसके अंदर वही बराबर बीजेपी इन्वॉल्व है, वही कांग्रेस इन्वॉल्व है, और इसी के अंदर सबके सब इन्वॉल्व है। तो कोई नहीं चाहता कि मामला खुले, कोई नहीं चाहता मामला खुले। और इसमें पिसेगा कौन? लड़का। पिसेगा कौन? बच्चा। जी, एक भी नहीं चाहते कि साहब कोई मामला खुले, क्योंकि ओएमआर का मामला हो गया। आलोक राज जी के ट्वीट पढ़ना, आलोक राज जी का वो इंटरव्यू सुनना, जो जिन्होंने पेपर लीक में पकड़े गए ना, ओएमआर सीट में पकड़े गए, उनको तो साहब बोल रहे हैं हमारे फलाना सिंह साहब। अरे साहब कहाँ का चोर है वो? लेकिन वो तो साहब कह रहे हैं। माई चौधरी बताओ बेटा, वो तो साहब कह रहे हैं, पता है आपको? साहब, हाँ फलाना सिंह साहब। तो और उनके इंटरव्यू देखना, वो गड़बड़ा गई उनकी हालत बेचारे की। जी, तो भैया ना तो इसमें वो होंगे और ना इसमें होंगे, आप लोगों को कुछ करना होगा। और वो अभी तक कहीं से कुछ भी चिंगारी नहीं उठी। यहां से सिर्फ बाड़मेर में जरूर एक दिन हुआ था, इसके अलावा नहीं हुआ, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं हुआ। जी आ जाओ, तो ये तो हो गया आपके रिको। उसके बाद गुरुजी यहाँ पर एक नाम है राजीविका। जी यहाँ पे राजीविका की बात करूं तो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं राजीविका की भी। इस राजीविका की बात करें तो ये इसकी एक तो आ जाती है ब्रांड एम्बेसडर। एक ही चीज याद रखना बस, ब्रांड एम्बेसडर। और बेटा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोमा देवी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोमा देवी। उसके बाद में एक नाम है यहाँ पे राजसिको। जल्दी से बताओ दिखा कि राजसिको की स्थापना कब हुई? ये तो बता ही सकते हो आप लोग, राजसिको की स्थापना। ये तो मैंने कितनी बार पढ़ा दिया आपको। यहाँ से राजसिको की स्थापना की बात करें, पढ़ा है ना भाई? राजसिको की स्थापना की बात करें, ये तो बता ही सकते हो आप लोग। जी, दूसरा कि गुरुजी कार्य क्या करता है? इस राजसिको के कार्यों की बात करें तो एक करता है कि राज्य में लघु उद्योग, राज्य में एक तो हम बात करें लघु उद्योग व उद्यमियों का विकास, उद्योग व उद्यमियों का विकास, उद्यमियों का विकास। क्योंकि यहां पर आपको पता है राजसिको का मतलब क्या है? इसकी बात करूं, राजसिको इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अर्थात राजस्थान के अंदर जो छोटे उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं उनके विकास की बात करता है। 3 जून 1961, बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। और ये राजस्थान में लघु उद्योग और उद्यमियों के विकास का काम करता है। एक तो ये, दूसरा इसी के द्वारा एक आता है हमारे यहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन किया जाता है। और ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पे गुलगुलो? जयपुर एयरपोर्ट पे। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें, जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इसके द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन भी किया जाता है। तो इसी के द्वारा यदि मैं बात करूं, एक हमारे यहां पर आ जाएगा राजस्थली एम्पोरियम का संचालन किया जाता है। और ये राजस्थली एम्पोरियम कहां पर है? तो ये तो सबको पता होगा गुरुजी। राजस्थली एम्पोरियम एक जयपुर में है, एक उदयपुर में है, एक दिल्ली में है, और उसके साथ साथ आपके एक कोलकाता में। 4 स्थानों के ऊपर राजस्थली एम्पोरियम है। गुरुजी राजस्थली एम्पोरियम क्या है? तो बेटा ये एक शोरूम है। ये एक शोरूम है सर, ये एक शोरूम है जहां पर जो लघु उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को रखा जाता है ताकि उनको बेचा जा सके। आर्थिक में राजस्थान की पढ़ाई, भारत की राजस्थान की पढ़नी बेटा जी। और इसके अलावा एक इसके द्वारा और क्या कार्य किया जाता है? तो एक इसके द्वारा कार्य किया जाता है हमारे यहां इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन किया जाता है। और इनलैंड कंटेनर डिपो हमारे वर्तमान में एक जयपुर में संचालित है, एक जोधपुर में संचालित है, और एक आ जाएगा आपके भीलवाड़ा के अंदर। तो यहां पर राजसिको को लेकर के बहुत बार प्रश्न आता है, इसकी स्थापना को लेकर के आता है, इसका कार्य क्या है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को लेकर के आ जाता है सब, है ना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को लेकर के आ जाता है ना, 1961 3 जून 1961। जी हाँ, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? राजस्थली एम्पोरियम कहां पर है? इसके अलावा इसके द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन भी किया जाता है। इसका मतलब यहां पर हम लोगों ने रिको की भी बात कर ली, इसके अलावा राजसिको की भी बात कर ली, और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इसके द्वारा कार्यक्रम, मतलब ये पर्सन में बहुत सारी चीजें निकल करके आ गए हैं। चलें आगे। ओके मेरे बच्चों, आगे चलते हैं साहब। जालोर में कौन सा है? जालोर में भी बना नहीं है बेटा, बना नहीं है। जालोर में भी कोई भी नहीं है। एक बच्चे ने पूछा सर जालोर में क्या है? तो जालोर के अंदर बन रहा है, अभी बना नहीं है। जालोर के अंदर जो बन रहा है ना, बेसिकली वो इनलैंड नहीं है, मतलब उसको इनलैंड कह सकते हैं, लेकिन जालोर तक नहर आएगी, नहर आएगी साहब, ठीक है, वहां तक नहर आएगी मेरे बच्चों। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से। इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द दूध का दूध पानी का पानी कैंपेन इन द स्टेट। तो नाम आ जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद यहां पर है हाल ही में चर्चा में रहा इडाना माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो इडाना माता की बात करें, ये कहां पर है? आपके सलूम्बर में है। कहां? सलूम्बर में। अब सलूम्बर की बात आई तो 2-4 बातें पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा मैंने सलूम्बर, और सलूम्बर की बात आई है तो मेरे गुलगुलो ऐसी वो बातें जो एग्जाम में आ सकती है। जैसे एक तो मैं यहां पर कह दूं, आपके आ जाएगी जयसमंद झील। जयसमंद झील की बात करें, ये कहां पर है? सलूम्बर में तो है।
सलूम्बर में तो है। इसकी बात करें गुरुजी किस नदी पर है, तो मेरे गुरुकुलों एक तो आ जाएगा ये आपके गोमती नदी के ऊपर है। एक इसे क्या कहते हैं, इसे जलचरों की बस्ती, इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। जी हाँ, और इसी को कहा जाता है आपके ढेबर झील भी कहा जाता है। एक हो जाएगा ये हमारे क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील की बात करें वो भी ही है। तो इसी जयसमंद झील की बात करें मेरे बच्चों, इसी के अंदर आपके आ जाते हैं 7 टापू हैं और इन 7 टापुओं पर रहते हैं आपके भील और मीना जनजाति की बात करें, वो भील और मीना जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। और इन्हीं में से जो बड़ा टापू है उसे कहा जाता है बाबा का भांगड़ा। उसको क्या बोलते हैं, बाबा का भांगड़ा। और इन टापुओं में जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, सबसे छोटा उसे कहा जाता है आपके प्यारी। उसको क्या कहते हैं, प्यारी। जी हाँ, ये यहां से आ जाएगा। तो इसी सलूम्बर झील की बात, सॉरी इसी सलूम्बर की बात तो एक आपके यहां से आ जाएगा लसाड़िया का पठार। ये लसाड़िया का पठार एग्जामों में बहुत बार पूछा गया कि लसाड़िया का पठार कहां पर है। और मेरे गुरुकुल याद रखना लसाड़िया का पठार कैसा है, ये कटा फटा पठार है। कटा फटा पठार, जी हाँ, कटा फटा पठार है आपका लसाड़िया का पठार। तो इसके अलावा गुरुजी और क्या जाते हैं यहाँ से, इसी सलूम्बर की बात करें एक आपके यहाँ पर आ जाता है चावंड भी तो है। चावंड की बात करें ये भी तो सलूम्बर में पड़ता है, जहां पर महाराणा प्रताप की छतरी है, जहां पर आपके महाराणा प्रताप की छतरी। जी हां, जहां पर आपके है महाराणा प्रताप की छतरी। जी हां मेरे गुरुकुलों, महाराणा प्रताप की छतरी भी है। तो ये चावंड की बात करें, इसी को कहा जाता था आपके मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसी को क्या कहते थे, इसी को कहा जाता था आपके मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी की बात करें, राजधानी। ये भी किसको कहते थे, ये इसी चावंड को कहा जाता था। तो इसके अलावा एक आपके यहां पर आता है हाड़ी रानी सहल कंवर। जी हां, यहीं से आपके एक आता है हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर की बात करें, सहल कंवर, और उनका संबंध भी सलूम्बर से भी आता है। और वैसे जहां तक मुझे पता है कि हाड़ी रानी सहल कंवर की बात करें बूंदी की राजकुमारी थी। ये आपके बूंदी की राजकुमारी थी। सेकंड ग्रेड में इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं है, इसका मतलब मेरे बच्चों आपने सिलेबस देखा ही नहीं है। सिलेबस देखो ना भाई, सिलेबस देखो मेरे गुरु, सिलेबस नहीं देखा आपने। जी कुछ क्या सर हमारे पास ही है इडाना माता। तो बेटा जिस बार कभी आऊंगा उदयपुर सलूम्बर की तरफ तो 100% बताऊंगा, आऊंगा जी। तो यहाँ पर हाड़ी रानी सहल कंवर की बात करें, एक तो आता है कि गुरुजी ये बूंदी की राजकुमारी थी। हाँ, बूंदी की राजकुमारी थी। इसकी शादी यहाँ पर हुई थी। और इसकी शादी की बात करें, सहल कंवर की बात करें, तो शादी कहाँ हुई थी भाई, इसकी शादी हुई थी आपके किसके साथ, रतन सिंह चुंडावत के साथ। शादी कहाँ हुई थी, रतन सिंह चुंडावत। जी 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 हाँ, रतन सिंह चुंडावत के साथ शादी हुई थी। रतन सिंह चुंडावत के साथ हुई थी। चुंडावत जो है ना उनके साथ शादी हुई थी। और बाद में कहते हैं कि रतन सिंह को युद्ध की बात आई थी, रतन सिंह जा नहीं रहते, तो सहल कंवर ने अपने सर काट करके थाल में दे दिया था। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपना गर्दन काट करके, जी हां, गर्दन काट कर थाल में परोसा, थाल में दे दिया था साहब, दे दिया था। तो ऐसी जो वीर जो रानी हाड़ी रानी सहल कंवर, उनका संबंध भी यहीं से आता है। तो बेटा इसके अलावा एक आपके सराड़ा जेल का नाम आता है, सुना नाम, सराड़ा जेल। जी हाँ, एक नाम आता है यहीं पर, सराड़ा जेल। जी, सराड़ा जेल। और इस सराड़ा जेल का संबंध भी सलूम्बर के साथ आता है। और इस सराड़ा जेल को कहते क्या थे, राजस्थान में काले पानी की जेल। जी हाँ, इसको कहते थे राजस्थान की काले पानी की जेल। काले पानी की जेल की बात करें उसके रूप में किसको जानते थे, सराड़ा को। तो यहाँ पे जयसमंद झील इंपोर्टेंट है, लसाड़िया का पठार इंपोर्टेंट है, तो चावंड इंपोर्टेंट है, हाड़ी रानी सहल कंवर इंपोर्टेंट है। तो भैया सराड़ा जेल की बात करें ये भी आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तो यहां से हो गया। अब यहां से आता है कि गुरुजी इसी सलूम्बर की बात करें, इसी सलूम्बर के अंदर इडाना माता आता है। इसी सलूम्बर के अंदर आपके है इडाना माता। और ये जो इडाना माता है इनकी बात करें बेसिकली कहां पर, एक नाल है, कोई जगह के नाल की बात करें, इडाना गांव में है। यहां पर इडाना माता की बात करें, ये आपके यहां पर गांव है इडाना गांव, वहां पर है। और ये जो इडाना माता है ना, पता है इसे कहा क्या जाता है, इसे अग्नि की देवी कहा जाता है। इसको कहते क्या है, इसे कहा जाता है आपके अग्नि की देवी कहा जाता है। जी हां, अग्नि की देवी। और ऐसे कहते हैं कि इडाना माता जब प्रसन्न होती है ना, ऐसे कहते हैं जब इडाना माता प्रसन्न होती है तो आग की लपटें उठती हैं। और जो आग की लपटें उठती हैं उन्हीं से कहते हैं कि अग्नि स्नान। तो हाल ही में इडाना माता ने क्या किया, अग्नि स्नान किया। अग्नि स्नान, जी हां, अग्नि स्नान। अग्नि स्नान का मतलब है यहां पर होता है कि माता जब प्रसन्न होती है, माता प्रसन्न होती है तो लपटें उठती हैं। ऐसा कहते हैं कि अपने आप ही इडाना माता की जो प्रतिमा है उनमें से लपटें उठती हैं, अपने आप ही आग की लपटें उठती हैं सब। जी जी, ये यहां से कहा जाता है। कौन सी जगह भाई, सलूम्बर। जी जी, है ना। और यहां पर कहते हैं कि इस बार लपटें उठती हैं। और इस बार कहा गया कि 12 फीट ऊंची लपटें उठी। तो यहां पर सलूम्बर के अंदर इडाना गांव में इडाना माता का मंदिर है और ये अग्नि स्नान करते हैं। मतलब कहते हैं कि जब ये खुश होती ना, फुलवारी की नाल नहीं है ये, नाल कोई और ही दूसरी नाल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो, है ना। और ये जो माता है जब ये प्रसन्न होती है तो कहते हैं कि इसमें से आग की लपटें अपने आप उठती हैं, सब अपने आप उठते हैं। वो बात यहां से आ जाती है। जी, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सलूम्बर की मैंने वो सब बातें यहां पे नोटिस की जो आपके एग्जाम में आ सकती है। चलिए आगे, ओके साहब, आगे बढ़ते हैं मेरे गुरु। तो ले लो स्क्रीन शॉट पे चलते हैं आगे। पंजी, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज्यादा बैड क्षमता वाला
मेडिकल संस्थान कौन सा बनने जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपके सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जोधपुर, या सॉरी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर की बात करें। हम चलते हैं अपने कहां पे, जयपुर की बात करते हैं, और इस जयपुर के अंदर एक आ जाता है आपका एसएमएस हॉस्पिटल, है कि नहीं है, एसएमएस हॉस्पिटल। ऐसे एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो यहां पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका प्रथम प्लाज्मा बैंक की बात करें कि प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, यहीं पर था। यदि आ जाए कि प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट ये भी कहाँ हुआ, प्लांट, तो ये भी आपके यहीं पर किया गया था। यदि आ जाए कि राजस्थान में प्रथम एयर एम्बुलेंस की बात करो, एयर एम्बुलेंस की बात करो, वो भी आपके यहीं पे थी। तो यहीं पर आपके एक स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट बनाया गया, स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट यहां पर बनाया गया, तो एक आपके यहीं पर आ जाएगा। यहीं पर आपके बनाया गया रोबोटिक लैब की बात करें, वो आ जाएगा। तो यहीं पर आपके एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट भी बनाया गया, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की बात करें वो भी यहां पर बनाया गया। तो यहां पर आ जाएगा सबसे ऊंचा ओपीडी टावर, सबसे ऊंचा ओपीडी टावर, और ये जो सबसे ऊंचा ओपीडी टावर है इसके अंदर 1200 बेड होंगे। अब क्या हुआ, ये जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है इसके अंतर्गत, इसके अधीन और भी आते हैं, जैसे जेके लोन हॉस्पिटल की बात करें। इसका मतलब है कि अब इसके इस एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर यहां पर बेड क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, बेड क्षमता का विस्तार, बेड क्षमता का विस्तार। बेड क्षमता का विस्तार का मतलब कितने लोगों को एक साथ इसके अंदर एडमिट किया जा सकता है, मतलब एसएमएस हॉस्पिटल और इसके संदर्भ हो जितने भी हॉस्पिटल आते हैं उनमें से कितने हॉस्पिटल हैं, उनमें कितने व्यक्तियों को एडमिट किया जा सकता है। और इसका विस्तार करने के बाद लगभग क्या हो जाएंगे, लगभग 10,000 बेड, लगभग 10,000 बेड यहां पर हो रहे हैं। और जैसे 10,000 बेड होंगे ये क्या बन जाएगा, दुनिया का सबसे अधिक बेड वाला, दुनिया का सबसे अधिक, जी हां, दुनिया का सबसे अधिक बेड वाला हॉस्पिटल, अधिक बेड वाला हॉस्पिटल बन जाएगा। कि दुनिया का सबसे अधिक बेड वाला हॉस्पिटल पूछें तो वो कौन सा होगा, एसएमएस हॉस्पिटल। ये अकेले एसएमएस के नहीं है, इस एसएमएस हॉस्पिटल के अधीन जितने भी हॉस्पिटल आते हैं वहां पे जेके लोन है, और उसके पूरे कैंपस में जितने भी आते हैं उन सब की बात करें वहां पे लगभग 10,000 के आसपास एसएमएस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों एक ही है, दोनों बेटा एक ही है। मतलब एसएमएस जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे देखो एक हॉस्पिटल है, वो मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ जैसे वहाँ कॉलेज भी है, बच्चों को पढ़ाते भी, और वहाँ डॉक्टर भी है। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एक ही हैं, बस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है और हॉस्पिटल में इलाज होता है जी। तो लगभग 10,000 के आसपास बेड यहाँ पर होने वाले हैं। एक आता है एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें, एसएन याद रखना, राज्य की प्रथम कैथ लैब, राज्य की प्रथम कैथ लैब की बात करें, राजस्थान की प्रथम कैथ लैब की बात करें, उसकी स्थापना कहां पे की गई थी, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। तो यहां पर एक आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, सीधा याद रखना आरएनटी मेडिकल कॉलेज कहां पर है, उदयपुर में। सर कहां पधारना बेटा बताइएगा। जी हां, इसके अलावा एक यदि बात करें एम्स जोधपुर की बात करें, ये आपके एम्स है, जी हां एम्स की बात करेंगे, और यहां पर एम्स को लेकर के खैर बहुत सारी चीजें आ चुके हैं। एम्स, ये एम्स आपके जोधपुर में, बस इतनी सी बात है, छोटा सा पर्सन और कुछ भी नहीं है। बेड सोने वाले हैं क्या, हाँ, यदि आदमी, यदि कोई सपोज करो, ले लो स्क्रीनशॉट, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में गए, हॉस्पिटल में गए, तो आपको वहां पर किसी को लेटाएंगे ना, भर्ती करेंगे, एडमिट करेंगे, जो लेटाएंगे ना, तो जिसको लेटाते हैं वही तो बेड है।